हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। गाइस, यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2022 के लिए दृष्टि आईएएस, आप सभी जानते हैं दृष्टि आईएएस बहुत ही अच्छी कोचिंग संस्थान है गाइस, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं। दृष्टि आईएएस के प्रकाशन गाइस हैं आपका, इसमें हम हल करने वाले हैं। और ये मॉडल पेपर नंबर 4 है गाइस, इस संस्करण 2022 का। इसके पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 3 तक अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जा करके गाइस आसानी से देख सकते हैं, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2022 प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके हर एक क्लास को एक अच्छे ढंग से अच्छे क्रम से तैयार कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। सब्र रख ए दोस्त, परेशानियों का ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो लोग आज हंसते हैं तेरी परेशानियों पर, उन हंसी उड़ाने वालों का चेहरा उतर जाएगा। बहुत ही गजब की लाइन लिखी गई है मेरे प्यारे भाई। अब आप समझदार हैं, समझाने की क्या ज़रूरत है। आप जानते ही हैं कि गाइज ये वक्त है और वक्त वक्त की बातें होती हैं। अगर आप 5-6 दिन भी मेहनत कर लेते हो, जी जान शिद्दत के साथ तैयारी कर लेते हो, तो गाइज आने वाले एग्ज़ाम में यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर आपका रहेगा। कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कि आज की मेहनत बताएगी कि कल का परिणाम कैसा होगा, वरना कल का परिणाम तो बता ही देगा कि आपकी मेहनत कैसी थी। तो बात बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई। अगर आप जी जान शिद्दत के साथ आज तैयारी करेंगे तो निश्चित है कि बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप एक अच्छा स्कोर अर्जित करेंगे, बस आप जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए और आपके अंदर का हौसला होना चाहिए, उसे लगातार ऊर्जा मिलनी चाहिए। आइए मेरे प्यारे भाई, आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और आपके सामने प्रश्न रखते हैं। प्यारे भाई, ये दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन का मॉडल पेपर नंबर 4 है। इसके पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। देखो गाइस, जी सिंधु घाटी सभ्यता जो है गाइस, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है और यह गाइस एक नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है यह किस पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है यह किस पर आधारित थी। मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गाइस, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग के हैं, तो आपको ब्राह्मण में कर लिया जाता था। दूसरी बात, अगर आप गाइस कोई अच्छा ढंग से काम जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप कारपेंटर का काम जानते थे, तो गाइस आपको बढ़ई के वर्ग में रख लिया जाता था। कुछ इस प्रकार से गाइस उस समय वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी मेरे प्यारे भाई, ये होती थी कर्म के आधार पर, यानी कि व्यवसाय के आधार पर। किस आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। राइट क्या हो जाएगा? व्यवसाय पर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आजीवक संप्रदाय जो है यह एक प्रकार का बुद्ध का समसामयिक संप्रदाय था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। पहला ज्ञात गुप्त शासक, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे ये कौन थे। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, जो पहले ज्ञात गुप्त शासक थे वो थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, श्रीगुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मतलब ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बहुत है। बताएंगे अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, वो हो जाएगा यहाँ पर इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को। किसको? राजा राममोहन राय को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी राजा राममोहन राय बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने कि गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष से शुरू की थी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष से शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा मार्च 1930 से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं मार्च 1930 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे। यह प्रश्न भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट बहुत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। राइट आंसर करेक्ट आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सिपाहियों के गदर के बाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसको देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? मेरे प्यारे भाई विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है। दूसरी बात है आप याद रखिएगा अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई अमेजन नदी। गाइस पानी यानी जलस्तर की दृष्टि में भी आपका अमेजन ही है, लेकिन अगर लंबाई की दृष्टि से पूछा जाएगा तब आप कहेंगे नील नदी। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई जब कहा जाएगा एशिया की सबसे लंबी नदी तब आप कहेंगे यांगसी क्यांग। ठीक है। अगला आपके सामने तंजानिया की राजधानी क्या है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तंजानिया की राजधानी आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। देखो गाइस जो तंजानिया की राजधानी है यह है डोडोमा। क्या है? डोडोमा है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर देखो गाइस ये कौन सा युग्म सही नहीं है आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपके सामने राज्य दिए गए हैं। ठीक है, ये राज्य दिए गए हैं और उसके बाद गाइस बगल में उससे संबंधित जो गाइस क्षेत्र हैं वो दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र है, लेकिन ये गलत है क्योंकि गाइस बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है ओडिशा। क्या है? ओडिशा है। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई जो बॉक्साइट है ये गाइस एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। दूसरा आप याद रखिए मेरे प्यारे भाई चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो है आंध्र प्रदेश। हीरा का है वो है गाइस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। ठीक है। और गाइस जो तांबा का है यह है झारखंड। ओके आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है? गजब का क्वेश्चन है। भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस जो न्यूनतम आबादी वाला राज्य है वो है यहाँ पर सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि भारत में फेरा का स्थान लिया है। गाइस फेरा का स्थान जो है FRA का स्थान जो है किसने ले लिया? राइट आंसर हो जाएगा फेमा ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का युग्म सही नहीं है। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ये बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का युग्म सही नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपके सामने दिया गया है जो गाइस पंचवर्षीय योजना है और उनसे संबंधित उसके कार्यकाल दिए गए हैं। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये 1951 से 56 तक था, बहुत बढ़िया, गजब। तृतीय जो गाइस पंचवर्षीय योजना है ये 1966 से 71 तक, गलत। क्योंकि गाइस आप समझते हैं कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसका जो गाइस कार्यकाल था ये था 1961 से लेकर के 1966 तक। कब से कब तक? 1961 से 1966 तक। यहाँ पर दिया गया 1966 से 71 तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये सुमेलित नहीं है। इसका अलावा गाइस याद रखिएगा जो 11वीं योजना है इसका 7 से 12 तक और छठी योजना का 1980 से 85 तक। तो ये आपका गाइस ए और सी और डी सही है और वी जो है ये गाइस आपका गलत हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी में सम्मिलित नहीं है? कौन सा कर जीएसटी में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा सीमा शुल्क जो है गाइस ये जीएसटी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस जो राज्य बैट है और जो गाइस जो क्रय कर है और सेवा कर है ये तो जीएसटी में सम्मिलित हैं ही। अगला आपके सामने कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है या किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध जो है ये है दुग्ध उत्पादन से। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि गाइस मेहनत जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये गाइस आपका इतना फ़र्ज है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह सभी मित्र एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं मेरे प्यारे भाई ये होते हैं प्रधानमंत्री, और वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं ये हैं गाइस नरेंद्र मोदी। जो गाइस हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला आपके सामने है कि कौन सा स्थानीय सरकार का विषय नहीं है? कौन सा स्थानीय सरकार का विषय नहीं है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अलावा गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि दृष्टि पब्लिकेशन का इसके बाद आपका बचेगा मॉडल पेपर नंबर 5, उसको भी हम अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपका दृष्टि आईएएस की जो बुक में गाइस आपका मॉडल टेस्ट दिया गया है वो खत्म हो जाएगा। 5 मॉडल पेपर दिए गए हैं, 5 की 5 मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो कौन सा स्थानीय सरकार का विषय नहीं है ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका, वो हो जाएगा कानून और व्यवस्था। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, ये जो है गाइस ये स्थानीय सरकार का विषय है, लेकिन कानून व्यवस्था स्थानीय सरकार का विषय नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? बताइए मेरे प्यारे भाई कि वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 25। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी 25 बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान में किस अनुच्छेद में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान किया गया है? राइट हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 352 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य वर्णित है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य वर्णित है? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा संविधान के भाग 4 के क में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन नंबर 25। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो है ये होता है 5 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? जो एक फ्लॉपी डिस्क है इसमें कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। राइट हो जाएगा, जो एक फ्लॉपी डिस्क है गाइस जिसमें 1.44 MB, मात्र 1.44 MB डाटा जो है ये गाइस इसमें स्टोर किया जाएगा, यानी कि सुरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। गाइस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। देखो गाइस, मैंने साइंस की एक महामैराथन क्लास ले रखी है, यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए स्पेशल है, आप देख लीजिएगा। उसमें गाइस मैंने आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसमें गाइस मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वो आपको गाइस वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर, तो आप नीचे देख लीजिएगा, या फिर कहोगे गाइस तो मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूँगा। देखो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वो हो जाएगा आपका वाट। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो है या किसका योग है? ये भी आपका गजब का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। जो गाइस ये द्रव्यमान संख्या है या किसका योग है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, जो द्रव्यमान संख्या होती है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन क्या है? फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, राइबोफ्लेविन क्या है? राइट हो जाएगा, यह एक प्रकार का विटामिन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्यूवा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पारद या फिर गाइस पारा या फिर मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, यानी कि प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में कब गए? क्वेश्चन नंबर 32। राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा 1961 में, यानी 1961 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? या फिर मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है यह किसको दिया गया था? तो वो अमर्त्य सेन को ही दिया गया। और गाइज अर्थशास्त्र में किस क्षेत्र में? तो वो है कल्याण अर्थशास्त्र। तो कल्याण अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? पाणिनि ने गाइस कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34। याद रखिएगा पाणिनि ने गाइस अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई पाणिनि जो है यह अष्टाध्यायी के द्वारा लिखी है, मतलब अष्टाध्यायी ने जो पुस्तक है यह पाणिनि द्वारा लिखी है। इसके अलावा गाइज जो आपका मिताक्षरा है, ये जो गाइज पुस्तक है ये गाइज विज्ञानेश्वर हो जाएगा। और जो महाभाष्य गाइज ये हो जाएगा आपका पंतजलि। और मध्यमिका जो गाइज ये आपका हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देंगे।
राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, वो हो जाएगा 1 जुलाई से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सार्क का सचिवालय कहाँ है, या सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है, या फिर सार्क का मुख्यालय कहाँ है। राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे। पुलेला गोपीचंद जो है या किस खेल से संबंधित रहे, सभी मित्र बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा बैडमिंटन से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा पटना में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात रहे। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात रहे। राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा बाबा आमटे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं गाइस के निम्नलिखित में से महात्मा का विलोम शब्द कौन सा है। महात्मा का विलोम आपको बताना है, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जो महात्मा का विलोम शब्द है वह प्रश्न आपसे पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा दुरात्मा। महात्मा का दुरात्मा, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखो इसमें जनार्दन, नारायण और अच्युत है, ठीक है। तो ये गाइज आपका जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है। तो गाइज जनार्दन, नारायण और अच्युत जो है यह विष्णु का पर्यायवाची है, लेकिन सुरेंद्र जो है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक को कहा जाता है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक जो है यह किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा धीरोधत को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना आपको बताना है, फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 49। देखो गाइस, जो राम की शक्ति पूजा है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कामायनी जो है गाइस जी यह प्रसाद यानी कि जय शंकर प्रसाद का महाकाव्य है। पल्लव जो है गाइस जी ये है आपका सुमित्रा नंदन पंत का। और मेरे प्यारे भाई पल्लव तो आपने बताया गाइस, त्रिधारा जो है ये सुभद्रा का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश आपसे पूछा गया है। देखो गाइस, जो पर्वत पर रहता हो उसे कहा जाएगा पर्वतीय, यानी पर्वत पर रहने वाला पर्वतीय हो जाएगा। गाइस आगे आपका है गद्यांश, इसको पढ़ करके 61 से 65 तक के प्रश्नों को हल करना है। आइए पढ़ लेते हैं। सुख तुम्हारा हो सकता है किंतु आनंद में तुम्हारा मेरा का भाव नहीं है। जो क्षण गुजरता है वही संसार है। चूंकि सुख सांसारिक है इसीलिए वह टिकता ही नहीं है। इच्छा की तृप्ति का नाम है सुख, इच्छाएं अंतहीन है इसीलिए अतृप्त है। खलील जिब्रान का कहना है सुख दुख साथ साथ चलते हैं। वातानुकूलित भवन में सोने वालों को नींद लाने के लिए कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं। दूसरी ओर श्रम से थका मजदूर तत्काल नींद के आगोश में चला जाता है। स्वामी राम तीर्थ का मत है एंथोनी ने प्रेम में, ब्रूटस ने यश में और सीजर ने साम्राज्य विस्तार में आनंद का भ्रम पाल लिया था। अंत में सब कुछ तहस नहस हो गया। सुख व्यक्तिगत है और आनंद सर्वगत है। सुख यथार्थ है और आनंद परमार्थ है। सुख सयास है और आनंद अनायास है। सुख पराधीन है जबकि आनंद आत्मानंद है के रूप में स्वाधीन है। ब्रह्मवश ऐसा लगता है कि वस्तु में सुख मिल रहा है। यदि ऐसा होता तो एक ही वस्तु एक के लिए सुखद और दूसरे के लिए दुखद ना होती। मेरे प्यारे भाई गद्यांश पढ़ लिए हम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मनुष्य को सुख की प्राप्ति कब होती है। ऑप्शन को देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए।
मनुष्य को सुख की प्राप्ति कब होती है? जब मनुष्य सुख की प्राप्ति की इच्छा की तृप्ति हो जाती है उसके बाद। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्रह्मवश आनंद की परिणति निम्नलिखित में से क्या होती है? ब्रह्मवश आनंद की परिणति निम्नलिखित में से क्या होती है? राइट हो जाएगा, ब्रह्मवश आनंद की परिणति जो है ये हमेशा विनाशकारी होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सुख और आनंद में आधारभूत अंतर क्या है? सुख और आनंद में आधारभूत अंतर क्या है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, वो हो जाएगा सुख व्यक्तिगत होता है जबकि आनंद सर्वगत होता है। अगला, सुख टिकता नहीं है जबकि आनंद टिकता है, इसके पीछे क्या कारण है? सुख टिकता नहीं है जबकि आनंद टिकता है, इसके पीछे क्या कारण है? सुख सांसारिक ये गलत आपका है। फिर देखो गाइस अगला ऑप्शन सुख पराधीन होता है जबकि आनंद नहीं है, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन कहा गया था वो क्या कहा गया था मेरे प्यारे भाई कि सुख टिकता नहीं है जबकि आनंद टिकता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो गाइस इसमें सभी कारण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? सभी। अगला, निम्नलिखित में से सुख के बारे में क्या सही है? निम्नलिखित में से सुख के बारे में क्या सही है? सुख एक क्षणिक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला गद्यांश से आपका 66 से 70 तक के प्रश्नों को हल करना है। मानव शक्ति और विकास की गति प्रदान करता है। मानव शक्ति या श्रमिक संपत्ति का सृजक माना जाता है। श्रमिक उत्पादन का सक्रिय साधन है जो प्रकृति प्रदत्त साधनों तथा अन्य निष्क्रिय साधनों जैसे पूंजी को सक्रिय बनाता है और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। मनुष्य उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी होता है अतः जनसंख्या दूसरे उत्पादक कार्यों के विस्तार तथा उद्योगों की बनी चीज़ों के लिए गैर बाजार मांग का सृजन करती है। इस तरह मानव शक्तियों साधनों के प्रयोग एवं उद्योगों के अलावा गैर कृषि क्षेत्र में बनी वस्तुओं के लिए भी बाजार उपलब्ध कराता है और श्रमिकों की आपूर्ति द्वारा देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। इससे रिलेटेड प्रश्न है आपका सामने गाइस कि निम्नलिखित में मानव को किसका सृजक माना जाता है? निम्नलिखित में से मानव को किसका सृजक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा शक्ति और श्रमिक संपत्ति दोनों का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है? क्वेश्चन नंबर 67 राइट हो जाएगा आपका। हो जाएगा गाइज यहाँ पर भूमि, प्रकृति साधन और जो गाइज है पूंजी, ये तीन के तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं गाइज की दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी? शायद क्वेश्चन स्किप हो गया, नहीं क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला? सही आंसर हो जाएगा आर के समरवाल को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जैन गार्डन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? जैन गार्डन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाइस किया गया है अहमदाबाद में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला कि किसने पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता? मेरे प्यारे भाई मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। देखो गाइज किसने पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता? राइट हो जाएगा आपका 94 का वो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स न्यूजीलैंड। अगला आपके सामने सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? इसके अलावा गाइस 2022 में भी आप बताएंगे, दोनों आप बताएंगे। देखो सतत विकास रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? वो था फिनलैंड। साथ में 2022 में भी गाइस फिनलैंड ही गाइस शीर्ष स्थान पर था। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अप्रैल 2021 में अरब सागर में अभ्यास वरुण 2021 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच किया गया? राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे?
देखो गाइस, जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये गाइस रहे वो हैं जस्टिस NV रमन। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा, जो वर्तमान में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है मेरे प्यारे भाई, तो याद रखिएगा वो हैं गाइस UU ललित। कौन है? UU ललित, यानी कि उदय उमेश ललित। इसके अलावा गाइस जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो कौन बनेंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। कौन बनेंगे? धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। तो ये गाइस आप तीनों याद रखिएगा। 48वें थे जस्टिस NV रमन, 49वें हैं मेरे प्यारे भाई वो हैं कौन? UU ललित यानी उदय उमेश ललित, और 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B अर्जुन कल्याण। अगला है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 का विजेता राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन B राइट हो जाएगा। अगला कि असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मेरे प्यारे भाई वर्तमान में जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने इसका आंसर भी, ये आपको PDF के साथ मिल जाएगा। ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, ये PDF जो है ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो आप टेलीग्राम पर जाकर के इसकी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गाइस, आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करें। मेरे प्यारे भाई बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो आप जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, पूरी ताकत झोंक दीजिएगा एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई आप पूरी ताकत लगाइएगा, हम आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। गाइस, स्कोर कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में सिंधा ही मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।